हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टूथ मोबिलिटी की। दांतों के हिलना, दांतों का हिलने का सही कारण क्या है, दांत क्यों हिलते हैं, उनका सही इलाज क्या है और उसमें नियर अबाउट खर्चा कितना आता है। इसके साथ फ्रेंड्स हम जानेंगे कि दांत जो हिलते हैं वो किन कंडीशन में नॉर्मल होते हैं और किन कंडीशन में एबनॉर्मल, जहां हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, इस टूथ मोबिलिटी को हम 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिवाइड करने वाले हैं। अपने बच्चे, हमारे जो किड्स हैं, उसके बाद अडल्ट लाइफ और फिर ओल्ड एज लाइफ। इन तीनों कंडीशन में हम देखेंगे कि किन में टीथ मोबिलिटी नॉर्मल है और कहां पर एबनॉर्मल और हमें क्या ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियन डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूं और आज मैं आपको टूथ मोबिलिटी के बारे में बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। फ्रेंड्स, बच्चों में जो फेज होता है 5 से 13 साल वाला, ये ट्रांजिशन फेज होता है जिसे मिक्स डेंटेशन फेज कहते हैं। इसमें दूध के दांत हिलना चालू होते हैं, हिल के गिरते हैं और परमानेंट टीथ इरप्ट होना चालू होते हैं। फिर इस स्टेज को हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला 5 से 6 साल, उसके बाद 7 से 8 साल एंड देन 12 to 13। तो अब कैसे करेंगे हम कि अगर आप जब 5 to 6 की एज बच्चे की हो गई और आप जब अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एक्सरे लेकर देखेंगे और हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चे के जो परमानेंट टीथ हैं वो सही टाइम पर आने के लिए तैयार हैं और जो दूध के दांत हैं वो प्रॉपरली हिल रहे हैं, तो अभी कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद जब 8 to 9 वाला फेज आएगा तो बहुत सारे दूध के दांत निकल के गिर जाने चाहिए और जो परमानेंट टीथ आने थे वो टाइम पर आ जाने चाहिए। तो एक कॉमन चीज मैं आजकल देख रही हूँ, डिलेड इरप्शन ऑफ टीथ इन किड्स, कि बच्चों का जो इरप्शन का टाइम था वो डिले हो चुका है एज कंपेयर जो हमारा आइडियल टाइम होना चाहिए। माइट बी बिकॉज ऑफ डाइटरी इश्यूज, लेकिन अब दांत इरप्ट होना टाइमली बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। और एक और चीज मैं देखती हूँ कि बच्चों के दांत हिल तो रहे हैं लेकिन निकलते नहीं है। अगेन माइट बी बिकॉज ऑफ द डाइटरी हैबिट्स ऑफ टुडेज किड। तो उसमें अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको टाइमली बता देते हैं कि अभी टाइम पूरा हो चुका है, दांत निकल सकते हैं, जिसमें कोई एनेस्थीसिया कुछ देने की जरूरत नहीं है और परमानेंट टीथ आराम से इरप्ट हो जाएंगे। तो ये आपका और आपके जो डॉक्टर का रैपो है, अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो बच्चे की जो इरप्शन है, टीथ का इरप्शन, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। और जो लास्ट स्टेज होती है अपनी 12 to 13 वाली, उसमें सारे दांत आ जाने चाहिए, परमानेंट टीथ, कोई एक आधा पीछे रह जाता है या फिर कोई टीथ में कैविटी हो जाती है, जिन्हें हम इनिशियल स्टेज में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये रिलेशनशिप डेवलप करके रखते हैं डॉक्टर के साथ तो ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है, एक तो बच्चों को पता चल जाता है कि हमें एक ओरल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत है, हमें अपने टीथ का ध्यान रखने की जरूरत है, तो कम एज से ही ओरल हाइजीन मेंटेन करना चालू कर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चालू कर देते हैं। दूसरा, कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा हो, कोई भी इनिशियल कैविटी या कुछ भी बच्चों में इशू हुआ, वो बड़े हमें एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट करना पड़े, उससे पहले ही हम उसे कम से कम ट्रीटमेंट में ठीक कर देते हैं। तो बच्चों के लिए जो उनकी साइकोलॉजी है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तीसरा, हमें पता रहता है, आपको पता रहता है कि टीथ सही से इरप्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से सारे टीथ प्रॉपर अलाइनमेंट में आते हैं, बच्चों के जो दांत आगे पीछे होते हैं, मालोक्लूजन होता है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो दैट इज द रीजन कि ये 3 अपॉइंटमेंट्स इस एज में रखना जरूरी है। उसके बाद आइए बात करते हैं अडल्ट्स की। फ्रेंड्स, एक बार मैं फीमेल से भी बात करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, फीमेल में ना जनरली प्यूबर्टी में और प्रेगनेंसी के टाइम में हार्मोनल्स बहुत चेंज होते हैं, तो वहां पर जो गम डिजीज हैं, आपने भी देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे गम डिजीज, टीथ मोबिलिटी, ब्लीडिंग गम्स, ये बहुत कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स एलिवेटेड होते हैं। तो फीमेल को अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है थ्रू आउट द लाइफ, इवन इन द मेनोफेज फेज। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से सीधा इफेक्ट गम डिजीजेस पे पड़ता है। उसके बाद जो मेजरली प्रॉब्लम आती है अडल्ट स्टेज में, वो ये इग्नोरेंस। कैसे? कि फ्रेंड्स, इस अगेन मैं इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले कि अगर आपको टूथ पे कोई भी इन्फेक्शन दिख रहा है, ऑलराइट, अब जो आपका नेचुरल टूथ का कलर था, अब आपको वो टूथ कलर नहीं दिख रहा है, तो आपको उसी समय अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है और जो एक फिल्म जिसे हम प्लाक बोलते हैं, अगर वो टूथ सरफेस पे जमी हुई है, उसको उसी टाइम पर ही क्लीन करवा लेना है। टूथ पे कोई भी डिस्कलरेशन दिखे, मतलब आपका ओरल हाइजीन हमेशा परफेक्ट होना चाहिए।
अगर वहां पर कुछ भी इन्फेक्शन है वो बड़े, वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, उससे पहले ही आप उसे कम से कम ट्रीटमेंट में, कम से कम फाइनेंसेस में, लीस्ट प्राइस में आप उसे ठीक करवा लीजिए, राइट। तो अब अगर हम नहीं करवा पाते हैं तो जो इन्फेक्शन अभी टूथ सरफेस पे था, अब वो सेकंड स्टेज में चला जाता है गम्स के अंदर, और गम डिजीजेस होना चालू हो जाता है। जब गम डिजीज स्टार्ट होती हैं तो मसूड़ों में स्वेलिंग आती है, वो सूजना चालू होता है, उसमें से ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है और वो नीचे जाना चालू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी भी हमने ट्रीटमेंट नहीं लिया, अब यहाँ पर हमको एनेस्थीसिया में ट्रीटमेंट करना होता है। दो ये नॉन सर्जिकल होता है बट अंडर एनेस्थीसिया करते हैं, इसे क्यूरेटाज बोलते हैं, जहाँ पर गम लाइन जितनी भी इन्फेक्ट हुई है, अंदर जो गम का सरफेस है वो पूरा रिमूव किया जाता है, टूथ में से पूरा इन्फेक्शन रिमूव किया जाता है और फिर से आपको आपका ओरल हाइजीन वापस दिया जाता है। अब फिर से आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसे अच्छे से मेंटेन करें। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो अब गम से इन्फेक्शन बोन में चला जाता है, और बोन में जो कंडीशन होती है उसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, आइडिया भी कहा जाता है उसे, जिसमें दांत के चारों तरफ जो टिश्यूज थे, गम्स, बोन, पीडीएल, जो अदर टिश्यूज थे, अब उन सब में इन्फेक्शन हो गया है और अब हड्डी गलना चालू हो गई है। तो पेरियोडोंटाइटिस मतलब, पेरी मतलब सराउंडिंग, ओडोंटो मतलब दांत, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। अब जब दांत के चारों तरफ जो उसके स्ट्रक्चर जिसको होल्ड करके रखे थे, जब उनमें इन्फेक्शन हो जाएगा, हड्डी गलने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली दांत हिलना चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हो, हम तत्काल ट्रीटमेंट ले लें। यहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है उसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं। फ्लैप सर्जरी जिसमें गम से, बोन से, टूथ से 100% इन्फेक्शन निकाला जाता है। उसके बाद जितना बोन लॉस हुआ है उसको रीजनरेट करते हैं, गम जितने नीचे गए हैं उनको वापस उनकी आइडियल पोजीशन पे प्लेस करते हैं, और उसके बाद जितने भी दांत हिल रहे हैं उनको स्प्लिट कर देते हैं, और एक बार फिर से हम आपको आपकी ओरल हेल्थ वापस करते हैं, और इसी रिक्वेस्ट के साथ कि अब प्लीज मेंटेन कीजिएगा। उसके बाद जो फोर्थ कंडीशन होती है, तो जब दांत बहुत ज्यादा हिल रहे होते हैं तब भी हमारी यही कोशिश रहती है कि जितना बच जाए उतने बचा सकते हैं, जितना हमारे लिए पॉसिबल होगा हम उसको मेंटेन करने की, बिकॉज हमारी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहती है कि हम टीथ को, बोन को, गम्स को जितना सेव कर सकें उतना हम सेव करने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कौन से कंडीशन में टूथ मोबिलिटी नॉर्मल होती है। फ्रेंड्स, वो कंडीशन होती है जब आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट लेते हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के बाद जब आप उनको टीथ को वापस अपनी पोजीशन पे प्लेस करते हैं तो होता क्या है कि दांत थोड़े से हिलना चालू हो जाता है। तो तब हमें ये जरूरी रहता है कि जो रिटेनर है, जो दांत को उनकी न्यू पोजीशन पे प्लेस करने के लिए दिया जाता है, उसको अच्छे से मेंटेन करें और उस मोबिलिटी से बिल्कुल ना घबराएं, राइट। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ओल्ड एज की। ओल्ड एज में फ्रेंड्स एक बात को ध्यान रखना है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होना चालू हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो डायरेक्टली रिलेटेड है ओरल हाइजीन से। अगर माउथ में ओरल डिजीजेस होंगी, डायबिटीज होना कंपलसरी है, डायबिटीज होगा तो ओरल डिजीज होना कंपलसरी, दे आर टू वे रिलेशन बिटवीन दैम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको मुंह में इन्फेक्शन दिख रहा है, दांत हिल रहे हैं, अपना ब्लड टेस्ट, अपना डायबिटीज का टेस्ट जरूर करवाएं, राइट। कई बार हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो अपनी डायबिटीज, अपना ब्लड प्रेशर, अपने हार्मोन्स बैलेंस रखिए, अपना माउथ बिल्कुल बैलेंस रखिए, बिल्कुल इन्फेक्शन फ्री रखिए, सो दैट यू हैव अ हेल्दी लाइफ। नाउ देखती हूँ कि ओल्ड एज में पेशेंट्स के दांत हिल रहे होते हैं, वो नियर बाय डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत निकलवा देते हैं एंड दे आर फ्री। फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। आप एक दांत निकालते हैं, जैसे ही दांत निकलता है हड्डी के पास कुछ भी नहीं होता ऑप्शन, और वो अब गलना चालू हो जाती है। हड्डी तभी तक अपने लेवल पे रहेगी जब तक उसको टूथ का सपोर्ट मिलेगा। तो जैसे जैसे दांत निकलते जाते हैं वैसे वैसे हड्डी गलती जाती है। उसके बाद अगर हम हमसे कोई भी ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें जो बोन सपोर्ट है, हम चाहे डेंचर लगाएं, इम्प्लांट लगाएं, कुछ भी करें, सबके लिए हमें बोन चाहिए, राइट। तो बोन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जितने टीथ सेव हो जाएं उतने टीथ सेफ रखिए, दे एक्ट एज अ पिलर। तो हम कोई भी, जैसे हम आरपीटी दे देते हैं, जैसे रिमूवल पार्शियल डेंचर, तो वो जितने भी आपके टीथ बचे हुए हैं उनके सपोर्ट से उनको सपोर्ट मिल जाता है, दे आर लाइक अ पिलर। तो आपकी जो स्टेबिलिटी है डेंचर की वो बहुत अच्छी हो जाती है। या फिर अगर हम इम्प्लांट्स करके इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर देते, तो फ्रेंड्स जितने भी टीथ बचे उन्हें हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए और अपनी मेडिकल कंडीशंस को मेंटेन रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।